पेज नंबर 360, चैप्टर नंबर 19 शुरू कर रहे हैं। जनरल मीटिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब चैप्टर 18 जो है वो अपन ने देखा बोर्ड मीटिंग्स के रिगार्डिंग। काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको सिमिलर लाइन पे मिलेंगे। वहाँ बोर्ड मीटिंग्स के रेफरेंस में बोला था, या शेयर होल्डर्स की जो जनरल मीटिंग होती है उसके रेफरेंस में बात होगी। अब जनरल मीटिंग में दो टाइप की मीटिंग्स पे हम डिस्कशन करते हैं। एक एजीएम है, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। दूसरा एक कंसेप्ट है, उसको अपने ईजीएम बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये दोनों बातें यहाँ पे होंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इंट्रोडक्शन में दो मीटिंग्स के बारे में वही चीज़ बताई जो स्टार्टिंग में हमने पहले भी देखी थी, कि बोर्ड के और मेंबर्स के पावर्स डिवाइडेड है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास लिमिटेड पावर्स होते हैं, और एक लिमिट से ऊपर अगर डिसीजन मेकिंग करना है तो वो पावर्स शेयर होल्डर्स को दिए गए। इसलिए जब भी शेयर होल्डर्स के थ्रू कोई डिसीजन पास करवाना है तो उनके आगे एक प्रपोजल रखा जाता है जिसको अपने रिजोल्यूशन बोलते हैं। वो मीटिंग बुलाई जाएगी, उनको वहाँ पे रिजोल्यूशन जो है उनसे पास करवाया जाएगा, सबके वोट लिए जाएंगे, और फाइनली अगर वोट फेवर में आता है तो फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो यही बेसिक आइडिया की बात यहाँ पे इंट्रोडक्शन में की है। इसके बाद सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का रेफरेंस आ गया। SS1 जो हमने देखा बोर्ड मीटिंग के लिए था, वैसे ही यहाँ पे SS2 है, दैट इज फॉर जनरल मीटिंग। तो उसमें जनरल मीटिंग के लिए जो भी रेलिवेंट गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड किए हुए। मेंबर्स की मीटिंग की बात करें, अब इसमें एजीएम ईजीएम की बात कर रहे हैं। एक और कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं क्लास मीटिंग्स। पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की ही मीटिंग बुलाना, दैट इज क्लास मीटिंग। और जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो उनकी मीटिंग अलग हो गई, इक्विटी वाले हैं उनकी मीटिंग अलग हो गई। इक्विटी में भी अलग अलग कैटेगरी के शेयर्स होते हैं तो उसमें भी मीटिंग अलग से हो सकती है। डीवीआर वाले शेयर्स हैं उनकी मीटिंग अलग से हो सकती है। तो दैट इज कॉल्ड अ क्लास मीटिंग। तो ये सारे टर्म्स हैं यहाँ पे, तो एजीएम ईजीएम और क्लास मीटिंग। अब सेक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 96 है। यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में आपको बेसिक बातें इसमें बताइए। मेन टर्म्स मैंने तो हाईलाइट किए ही, आपको भी कुछ नोट डाउन करना और साथ साथ में करते जाना। सबसे पहले तो बोला कि एजीएम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कंपनी के लिए, और हर साल ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, वो हम जानते हैं। ओपीसी के अलावा बाकी हर कंपनी को एजीएम करनी पड़ेगी। अब इसका रीजन आपको पता ही है ऐसा क्यों है, क्योंकि ओपीसी में एक ही मेंबर होता है तो एजीएम का कोई स्कोप नहीं है। SS2 में यही बोला कि हर साल एक कन्वीनियंट टाइम पे डेट पे आपको मीटिंग बुला के एजीएम करके उसके अंदर जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो डिस्कस कर लेने चाहिए और उसके बारे में कंफर्म कर लेना चाहिए। तो ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होता है, इस पे आगे बात होगी। ऑर्डिनरी वाले वो जिन ट्रांजैक्शंस पे हर एजीएम में बाय डिफॉल्ट डिस्कशन करना ही पड़ेगा। जैसे भाई अकाउंट्स को ऑथोराइज करना है, जो भी अकाउंट्स फाइनलाइज हुए, ऑडिट रिपोर्ट बनी, उनको ओके करना है, अप्रूव करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है, ठीक है, रोटेशनल डायरेक्टर्स को रिटायर करके नए वालों को अपॉइंट करना है, ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन जो एवरी ईयर होते हैं, इम्प्लाइड है, तो उनको ऑर्डिनरी बोलते हैं। बाकी आपको जितने और ट्रांजैक्शन डिस्कस करने हैं आप एजीएम में कर सकते हो, उनको हम स्पेशल नेचर के ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। तो ऐसे दो पार्ट में डिवीजन किए। नेक्स्ट पॉइंट में, इफ द बोर्ड फेल्स टू कन्वीन इट्स एजीएम इन एनी ईयर, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी में अप्रोच द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। प्रिस्क्राइब अथॉरिटी यहाँ पे होती है एनसीएलटी। तो अगर कंपनी एजीएम नहीं कंडक्ट कर रही है आपके बार बार बोलने पे भी, तो एज अ मेंबर आपके पास ये राइट है कि आप ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेन कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि एजीएम कंडक्ट नहीं करवाई जा रही, बिकॉज हर साल एजीएम करना जरूरी है और उसको कंडक्ट करने की डेडलाइन होती है। वो डेडलाइन के हिसाब से अगर आप कंडक्ट नहीं करोगे तो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान मैनेजमेंट को रखना पड़ेगा। डेडलाइन क्या है वो नेक्स्ट पॉइंट में दे रखी है, ये अपन ने डब्ल्यूटी में भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला था हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना जरूरी है। दूसरा, दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम टाइम गैप 15 मंथ्स का हो सकता है, और जो आपका प्रीवियस ईयर एंड हुआ 31 मार्च, वहाँ से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एजीएम कर देनी है। तो ये तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, ये कंडीशन रहेगी। उस हिसाब से आपको एक ड्यू डेट डिसाइड करनी है और वो ड्यू डेट से पहले एजीएम करवा लेना। अगर डिले कर दिया ना तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। वो नॉन कंप्लायंस का जो भी चार्ज है वो मैनेजमेंट को फेस करना पड़ेगा। अच्छा, जो कंपनी फर्स्ट ईयर में है अपने और पहली बार एजीएम कंडक्ट कर रही है, उनको एक टाइम जो है वो एडिशनल मिल जाता है। जो 6 मंथ्स वाली कंडीशन मैंने आपको बोली वो उनके लिए हो जाती है 9 मंथ्स। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 31 मार्च से 9 मंथ्स देखे जाते हैं, और 9 मंथ्स के अंदर अंदर आप कैलकुलेट करके ड्यू डेट निकाल सकते हो। बाकी कंपनीज या किसी भी कंपनी के लिए सेकंड एजीएम से 9 मंथ्स के बदले नॉर्मल 6 मंथ्स की टाइम लिमिट मिलती है, उस हिसाब से ड्यू डेट निकाली जाती है। अच्छा, जो ड्यू डेट निकालते हैं उसमें आप टाइम एक्सटेंशन मांग सकते हो। कितनी बार जेन्युइन रीजंस की वजह से हो सकता है कि एजीएम टाइमली कंडक्ट नहीं हो पाई और ड्यू डेट चली गई, तो जो टाइम एक्सटेंशन आप डिमांड करोगे वो टाइम एक्सटेंशन 3 मंथ्स का हो सकता है। तो बात वही है, फर्स्ट एजीएम में उन्होंने ऑलरेडी 6 का 9 कर ही दिया था, बाकी एजीएम में आपको अलग से ऑन रिक्वेस्ट 3 मंथ्स तक का एडिशनल टाइम मिल सकता है। तो दैट इज ऑल्सो ए टाइम एक्सटेंशन अवेलेबल फॉर रेगुलर एजीएम, जो सेकेंड एजीएम से ये रूल कंटिन्यू होता जाएगा। ये सब पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे।
फिर वो सेबी के नोटिफिकेशन की बात आ गई, हम देख रहे थे टॉप लिस्टेड एंटिटीज की जो बात होती है, उसमें टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज के बारे में बोला हुआ है बाय मार्केट कैप। बोला कि शैल होल्ड देयर एजीएम विद इन अ पीरियड ऑफ 5 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो बाकी कंपनीज के लिए जो 6 महीने की कंडीशन थी, इनके लिए कितनी हो गई 5 मंथ्स की, तो और जल्दी इनको एजीएम कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो बड़ी कंपनीज जो टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज है मार्केट कैप के हिसाब से, एवरी ईयर ये क्राइटेरिया देखा जाता है और उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब कंप्लायंसेस में कोई प्रॉब्लम हो गई ना तो नुकसान हो सकता है अच्छा खासा। फिर बोला द टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी शैल प्रोवाइड वन वे लाइव वेबकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ एजीएम। ये भी करना पड़ेगा। वेबकास्ट का मतलब, वन वे लाइव का मतलब ये है कि वो लोग जो भी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं उसका लाइव टेलीकास्ट होगा, जैसे यूट्यूब पे या ये सब पे वो लोग लिंक दे देते हैं और आप घर पे बैठ के भी वो मीटिंग देख सकते हो, अटेंड कर सकते हो। तो उसमें आपका अटेंडेंस और वो सब तो काउंट नहीं हो पाएगा, लेकिन व्यू करना हो तो व्यू करना अलाउड है। और बड़ी कंपनीज में होता है। रिलायंस की एजीएम तो मैंने 2-3 बार देखी लास्ट 3 साल में। ये कोविड की सिचुएशन थी तो उनको एजीएम वर्चुअली करनी पड़ी। तो कोविड के गाइडलाइंस थे कि आप इतने लोग एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हो, तो उन्होंने क्या किया, जो एजीएम में प्रेजेंटर्स थे, चेयरपर्सन है मुकेश अंबानी, बाकी के प्रमोटर्स एंड ऑल, तो वहाँ का मैनेजमेंट, वो लोग ऑफिस में थे, वहाँ से उन्होंने उसको स्ट्रीमिंग कर रखा था, लाइव स्ट्रीमिंग, और जियो के खुद के ऐप पे, उनके यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल लिंक पे, और सारे इन्वेस्टर्स को उन्होंने ईमेल पे भी लिंक भेज दिया था कि आपको एजीएम अटेंड करनी है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके अटेंड कर सकते हो। तो आप लाइव वो एजीएम देख रहे हो, वन वे हो गया ना, उन्होंने ब्रॉडकास्ट कर रखा है, आप वहाँ पे इनपुट नहीं दे सकते हो लेकिन आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो। तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना टॉप 100 कंपनीज के लिए मैंडेटरी है इन एनी ईयर। तो सिर्फ वो कोविड की बात नहीं हो रही, नॉर्मल सिचुएशन में भी उनको ये करना पड़ेगा। कोई भी अटेंड कर सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आप अगर कंपनी के इन्वेस्टर नहीं भी हो और आपको वो स्ट्रीम कर रहे हैं और आप देख सकते हो तो इट इज़ ओके, उसमें कोई छुपाने वाला पॉइंट है नहीं। वैसे भी एजीएम पब्लिक मीटिंग ही होती है, उसमें जो भी वो डिस्कस करते हैं फाइनली प्रेस रिलीज के फॉर्म में वो रिलीज करते ही हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सीक्रेसी या कोई प्राइवेट बात है, ऐसा कोई इशू वहाँ पे आता नहीं, तो ये कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में वो टॉप 100 कंपनीज वाला पॉइंट बता दिया मार्केट कैप के बेस पे, हम जानते हैं। ओपीसी को एग्जेम्पशन है, ये भी हमने देखा। लास्ट डेट वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर दिया, 3 मंथ्स का टाइम एक्सटेंशन आ गया। तो ये सारे पॉइंट्स ऊपर भी थे, फिर से यहाँ पे बोले हुए। क्लियर, ये पता चला। तो ड्यू डेट वाला पॉइंट ध्यान रखना, कोई डेट कैलकुलेट करवा सकते हैं आपसे, केस लॉ में पूछेंगे तो ये डेट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है ना, वो पॉइंट आ सकता है कि इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप लास्ट ड्यू डेट बता दो, या फिर जिस डेट पे एजीएम हुई है क्या वो सही थी या डिले हो गया था, तो आपको इसके हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। रेलेवेंट डेटा दिया होगा कि लास्ट ईयर एजीएम कब हुई थी वो बताया होगा, तो आप ये सारी कंडीशंस को अप्लाई कर पाओगे। क्लियर, आगे देखते हैं। टाइम एक्सटेंशन वाला पॉइंट नीचे फिर से रिपीट किया, वो भी हो गया, तो उसको स्किप करके आगे चलते हैं। डेट, टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग एजीएम, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेते हैं। एजीएम बिजनेस आवर्स में ही बुलानी पड़ेगी, ये इम्प्लाइड है। बिजनेस आवर्स का मतलब है 9 to 6, इसके बीच में आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। हाँ, मीटिंग कंक्लूड होने में देरी हो सकती है। मीटिंग बुलाने का टाइम बोला है 9 to 6। अब शाम को 4 बजे मीटिंग रखी, 5 बजे मीटिंग रखी, खत्म होते होते 8 बज गए, वो नॉन कंप्लायंस नहीं है। लेकिन आपने मीटिंग बुलाई रात के 9 बजे, वो नॉन कंप्लायंस है, क्योंकि वो बिजनेस आवर में काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये टाइम लिमिट देखनी पड़ेगी। और क्या बोल रहे हैं, ऑन एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे के दिन एजीएम नहीं रख सकते, जबकि एक्चुअली में तो अलाउ कर देना चाहिए था, बिकॉज नेशनल हॉलीडे होगी, कंपनी का वर्किंग टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, तो छुट्टी का दिन यूटिलाइज कर लेंगे। यहाँ उल्टा बोला है कि बिजनेस आवर्स में और वर्किंग डेज पे ही रखना है, तो नेशनल हॉलीडे पे आप एजीएम नहीं कर सकते हो, ये कंडीशन। बाकी मीटिंग रखेंगे कहाँ पे, आपकी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और कोई प्रीमाइसिस पे रख सकते हैं, पॉसिबल है। सेम टाउन में, सेम सिटी में आप कोई और लोकेशन पे मीटिंग करना चाहते हो, इट इज पॉसिबल, बिकॉज ऑफिस पे रखने का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते ना, ऑफिस के प्रीमाइसिस पे भी डिपेंड करता है। अब कंपनी के 1500 शेयर होल्डर है, ऑफिस इतना है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग, 80 लोग, 100 लोग बैठ पाएंगे, ज़्यादा लोगों को आना होगा तो क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली फिर प्रीमाइसिस उतनी बड़ी होनी चाहिए कि जितने मेंबर्स आना चाहते हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए प्रॉपर जगह हो। तो आप उसी सिटी में जहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, आप वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस हॉल, कोई बैंक्वेट हॉल, ऐसा कुछ भी हायर कर सकते हो, वहाँ पे मीटिंग रख लो, उसमें कुछ भी इलीगल नहीं। ठीक है, इवन बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस वालों ने एक बार स्टेडियम में मीटिंग की थी। ठीक है, धीरू भाई अंबानी तब चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने वहाँ पे मुंबई में स्टेडियम बुक कर लिया था, और स्टेडियम के अंदर जहाँ पे स्पोर्ट्स और वो सब होता है, वो स्टेडियम के अंदर उन्होंने एजीएम रखी थी, मार्केटिंग के लिए किया था, क्योंकि पूरे इंडिया में न्यूज़पेपर में हेडलाइंस थी कि रिलायंस कंपनी इतना बड़ा ग्रुप है कि उनको मीटिंग करने के लिए ऑफिस की जगह छोटी पड़ती है, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट हॉल छोटे पड़ते हैं, तो उनको एक पूरा स्टेडियम बुक करना पड़ा। और एक्चुअली में उतने लोग थे कि आधे से ज़्यादा स्टेडियम भरा हुआ था, तो वो उन्होंने वहाँ से पूरे मीडिया में ये शो कर दिया कि रिलायंस कंपनी पे
लोगों का ट्रस्ट कितना है कि हर छोटे छोटा इन्वेस्टर पैसे लगाना चाहता है, उनको देख के बाकी लोग जो नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे उनको भी लगाना कि यार इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, तो क्राउड फॉलो करता है। तो मार्केटिंग के लिए उन्होंने ऐसा भी एक बार प्लान किया था और ये हो भी सकता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एग्जेम्प्ट एनी कंपनी फ्रॉम दीज प्रोविजंस सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज इट मे इम्पोज। ये हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एग्जेम्पशन देना हो, दे सकते हैं, क्या कंडीशन होगी वो डिपेंड करेगा। अनलिस्टेड कंपनी के लिए बोल रहे हैं, इट मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। ये सिर्फ अनलिस्टेड को अलाउ किया, स्पेसिफिक है, तो बोला कि आप पूरे इंडिया में किसी और सिटी में भी मीटिंग कर सकते हो। लिस्टेड कंपनी के लिए तो रजिस्टर्ड ऑफिस वाला सिटी ही ऑप्शन बचता है, लेकिन बाकी अनलिस्टेड को अलाउ किया, बट इसके लिए पहले सारे मेंबर से ना कंसेंट लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड इसलिए बोला ताकि फिजिकल कंसेंट लेने में टाइम वेस्ट ना हो कि लेटर लिखो, लेटर भेजो, फिर उसको नोट डाउन करेंगे, नहीं, आजकल वो टाइम ही नहीं है, सीधा ईमेल भेज दो, लिंक पे क्लिक करके आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, वोट मंगवाना भी ईजी होगा और वोट देने वाले का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ कि या तो एक लेटर लिख के रजिस्टर्ड ऑफिस पे पोस्ट करो अपना वोट देने के लिए, या फिर एक ईमेल का लिंक आएगा उस पर क्लिक कर दो। कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है? ईमेल वाला। अगर मैं आपको ईमेल ऑप्शन नहीं देता हूँ, आप में से 90% लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, वोट ही नहीं करेंगे, बोले किसके पास टाइम है, कौन जाएगा, लेटर बनाओ, लेटर आया है तो उसमें वापस पोस्ट करने जाओ, टाइम नहीं है, वो आप जाओगे ही नहीं। लेकिन ईमेल होगा ना तो एक बार आप क्या सोचोगे, चलना अपने को वोट करने का मौका मिल रहा है और मोबाइल में से खाली क्लिक तो करना है, कर देते हैं, खत्म करते हैं, तो कन्वीनियंस होगी ना, तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इनकन्वीनियंट होगा तो आज कोई भी एक्स्ट्रा टाइम निकालने को रेडी नहीं है। 2 मिनट भी किसी को बोलो ना यार टाइम दे दे, ये काम कर दे, वो कर दे, बोले नहीं करूंगा, टाइम नहीं है, जरूरी नहीं है, जाने दो, और बहुत काम पड़े हुए। तो बिजी लाइफ होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक मोड ज्यादा कन्वीनियंट होगा और कंपनीज आजकल इसका पूरा यूज करती है। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सीजी में अप्रूव सच अदर प्लेस। गवर्नमेंट कंपनी के केस में तो जो चाहे करो। सेक्शन 8 कंपनी में भी कुछ अलाउ किया, द टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ ईच एजीएम आर डिसाइडेड बिफोर हैंड बाय द बोर्ड हैविंग रिगार्ड टू द डायरेक्शंस इफ एनी गिवन इन दिस रिगार्ड बाय सच कंपनी इन द जनरल मीटिंग। फिर फुल स्टॉप आएगा वहाँ पे, वो नेशनल हॉलीडे वाला पॉइंट अलग है, वो जनरल मीटिंग के बाद फुल स्टॉप कर लो। एक्चुअली में वो अलग सेंटेंस है, साथ में टाइप हो गया, अलग सेंटेंस है। नेशनल हॉलीडे से नया पॉइंट है, वो सिर्फ मीनिंग समझा रहे हैं। जो ऊपर वर्ड यूज किया था नेशनल हॉलीडे, उसमें उसका मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिक्लेयर की गई नेशनल हॉलीडे, जो अपन खुद डिक्लेयर करते हैं वो इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, अपने सूरत वाले तो स्पेसिफिक है, नेशनल हॉलीडे हम ही डिक्लेयर कर देते हैं, बस फ्राइडे छुट्टी आनी चाहिए और सैटरडे वर्किंग डे होना चाहिए, उसको छुट्टी बनाने का काम अपन कर लेते हैं, पूरा शहर खाली हो जाता है। बोले मिनी वेकेशन आ रहा है वीकेंड पे, बोले सैटरडे तो सब ओपन है, बोले नहीं है ना, फ्राइडे छुट्टी है, संडे छुट्टी होती है, सैटरडे कौन काम पे जाएगा, छुट्टी हो गई। बच्चों की स्कूल में छुट्टी करा देते हैं, 3 दिन के लिए घूमने चले जाते हैं। तो अपनी सूरत वाली पब्लिक तो वेट करती नहीं, ऐसा कोई वीकेंड मिलना चाहिए, तो वेकेशन मोड अपना ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाता है। ऑप्शन ऑफ रखोगे तो अपने आप ऑन हो जाएगा, उसमें बोलना नहीं है कुछ। ठीक है, वो होता है। अब ऐसे अगर आपने नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दी खुद से, तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होगी, सीधी बात है। उस दिन एक्चुअली में एजीएम हो सकती है, क्योंकि आपने उसको डिक्लेयर करके छुट्टी बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी कोई हॉलीडे नहीं रखी थी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखें, 102 में अब यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है, जो भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। तो ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन जो एवरी एजीएम में डिस्कस होने चाहिए, उसकी लिस्ट है यहाँ पे। बोला ऑल अदर बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट एजीएम एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर स्पेशल। तो ये वाले कौन से हो गए, ऑर्डिनरी या रेगुलर जो होते हैं वो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इफ एनी, डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं उसके बदले नए अपॉइंट करना, ऑडिटर के बारे में रेम्यूनरेशन और वो सब चीजें फिक्स करना। ये 4 पॉइंट्स तो स्पेसिफाई कर दिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा है, ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन्स के बारे में आपको ये 4 ट्रांजेक्शन नेम करने थे, तो ऐसे पॉइंट्स आ जाते। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में हो सकता है, या इसके साथ और पॉइंट्स पूछे हो तो 4 मार्क्स तक भी वो जा सकता है। ठीक है, तो ये सबके अलावा बाकी के सब स्पेशल। एजीएम बुला ही रहे हो ना, तो जितने भी ट्रांजेक्शंस आपके ध्यान में है, जो रिजोल्यूशंस पास करने ही है एनीवे, वो करवा लो, उल्टा अच्छा है। एजीएम एक ऐसा मौका है जहाँ पे मैंडेटरी है कि मीटिंग करनी है, कंप्लायंस पूरा करना है, तो उस कंप्लायंस को जितना वसूल कर सकते हो कर लो। आप सोचोगे नहीं इसमें खाली ना ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, फिर 15 दिन के बाद वापस ईजीएम बुलाओगे, टाइम कितना वेस्ट होगा। तो एजीएम के आसपास जितने भी ट्रांजेक्शंस उनको अप्रूव कराने होते हैं, मैनेजमेंट उसको नोट करके रखता है कि इस एजीएम में सब पे डिस्कशन करके वोटिंग करा लो, यही अच्छा मौका है। और जो ट्रांजेक्शंस एकदम अर्जेंट नहीं थे, जैसे अभी 15-20 दिन पहले कोई ट्रांजेक्शन पे बात हो रही थी, तो बोला ये इतना अर्जेंट नहीं है, एजीएम तक रुक सकते हैं, तो एजीएम में सब आ ही रहे ना, वहाँ वोटिंग करवा लेंगे। उतना अर्जेंट है तो फिर आप ईजीएम पहले बुला लो, अदरवाइज आपके पास एजीएम वाला ऑप्शन तो है।
तो इस इवेंट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट करेगा ताकि जितने भी अप्रूवल लेने हैं ना एक ही बारी में हो जाए, मेंबर्स आ ही रहे ना तो उनका बार बार टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ये खर्चे वाला काम है ना, मीटिंग अरेंज करो, मेंबर्स को बुलाओ, इन्वाइट करो, फिर बार बार वो आना जाना उनके लिए भी एक्सपेंस वाला हो जाएगा, नहीं आएंगे ज्यादा लोग तो वो प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट, अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात की, नोटिस की बात की, वो तो अपने जानते ही हैं कि जो भी एजीएम हम कंडक्ट करने वाले हैं उस एजीएम का एक नोटिस इशू होता है, नोटिस के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होता है। उस स्टेटमेंट के अंदर आपको डिटेल्स प्रोवाइड की होती है कि जो भी रिजोल्यूशंस हम प्रपोज कर रहे हैं उन रिजोल्यूशंस की टेक्निकलिटीज क्या है, वो आप पढ़ लो आराम से घर पे। जब वोट करने आओगे तो माइंड प्रिपेयर करके आना कि इस रिजोल्यूशन पे येस बोलना है, इस रिजोल्यूशन पे नो बोलना है, तो उतना आप क्लैरिफाई कर सकते हो पहले से। लास्ट पॉइंट में बोला कि अगर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर किया या नॉन डिस्क्लोजर किया और वोट ले लिया मेंबर से और इसकी वजह से डायरेक्टर्स का या प्रमोटर्स का कोई पर्सनल बेनिफिट हुआ तो उनको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, मतलब वो चीजें कंपनी उन लोगों से वापस से वसूल कर सकती है कि आपको रीपे करना पड़ेगा, तो ये क्राइटेरिया भी है। नेक्स्ट, कन्वीनिंग अ वैलिड जनरल मीटिंग। वैलिड जनरल मीटिंग का क्या क्राइटेरिया है ये बताया हुआ है, एसेंशियल्स बोल सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये बोला कि मीटिंग जिसने बुलाई है उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए मीटिंग बुलाने की, वैसे ये अथॉरिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, तो ये जनरल पॉइंट हो गया। इसके लिए प्रॉपर नोटिस सर्व करना जरूरी है, ये भी आंसर पूछते हैं वैलिड जनरल मीटिंग के एलिमेंट्स क्या होंगे, तो एकदम बेसिक से पॉइंट है, लेकिन बिना पढ़े फिर लगता है इसमें क्या लिखेंगे, और अपने कभी कभी बहुत ज्यादा टेक्निकल लेवल पे सोच रहे होते हैं कि पता नहीं क्या पॉइंट्स होंगे। एकदम सिंपल बात बोलिए कि आपको एक वैलिड मीटिंग कंडक्ट करवाने के लिए क्या करना है, जो लोग एलिजिबल हैं उन्हीं को बोलो कि मीटिंग वही लोग बुलाएं और कोई नहीं बुला सकता, नोटिस सर्व कर दो, कोरम प्रॉपर प्रेजेंट होनी चाहिए, चेयरपर्सन को रूल्स के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिजनेस को ट्रांजैक्ट करवाने के लिए प्रॉपर रिजोल्यूशंस पास करने पड़ेंगे और मिनट्स प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बहुत बेसिक से पॉइंट्स है, कोई भी मीटिंग के साथ ये बातें जुड़ी हुई होती हैं, बस इनको आपको पॉइंट वाइज लिखना है, आराम से मार्क्स मिल जाते हैं। और अगेन मैंने आपको बोला कि लेंथ का मैटर नहीं है, आप वहाँ पे ये डिसीजन लेने मत बैठो कि 4 मार्क्स में इतना ही कंटेंट है तो कैसे चलेगा, वो आपका प्रॉब्लम थोड़ी ना है। जब आपको पक्का पता है कि बुक में इतना ही कंटेंट है और उसके 4 मार्क मिल रहे हैं तो ये तो बोनस है ना, अपने टेंशन ले रहे होते हैं, बोले यार 4 मार्क में इतना लिखेंगे पता नहीं मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, वो तो पूछने वाले को सोचना है ना कि उसने 4 मार्क में कितना पूछा है, जानबूझ के वो आपको उतना ही पूछ रहे हैं जितना वो लिखवाना चाहते हैं, आप उस चक्कर में ना लेंथ के चक्कर में और 2 पेज भर रहे हो, एडिशनल पॉइंट्स वो टिक मार्क तक नहीं करते। मैंने बोला आपको पास पेपर्स मैंने भी स्टूडेंट्स के देखे, एक्चुअली में जितने पॉइंट सॉल्यूशन से मैच हो रहे हैं टिक भी उसी पे मारा है, वो बाकी पॉइंट्स को अनटच छोड़ देते हैं, ना उसको रॉन्ग कर रहे हैं ना टिक कर रहे हैं। हाँ कोई आंसर आपने गलत लिखा है तो उसको रॉन्ग किया, कितनी बार कुछ पॉइंट्स होते हैं जो गलत लिख दिए कि जो आंसर का पार्ट है लेकिन सेक्शन नंबर, अभी मैं कल ही एक स्टूडेंट का पेपर देख रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, एक क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 वाला जो अभी रिसेंटली अपन पढ़ रहे थे, तो आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट की डेफिनेशन है, पूरा समझाया है स्टेट, हेडिंग में दिया आर्टिकल 13, पूरा रॉन्ग, नहीं मिलेंगे मार्क्स। अब स्टेट ही पूछा था, आंसर सही लिखा है लेकिन आर्टिकल नंबर क्या कोट कर दिया 13, रॉन्ग हो गया तो 0 हो गए मार्क्स। अब 1.5 पेज 2 पेज भरने के बाद भी अगर मार्क्स नहीं मिल रहे, उसका रीजन ये है कि आपने बेसिक मिस्टेक कर दी। आर्टिकल 13 इज नॉट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 का पर्पस अलग है, वो आपको पता है, वो एग्जिस्टिंग लॉज फ्यूचर लॉज की बात करता है, उसके साथ साथ 3 डॉक्ट्राइन जुड़े हुए, तो उसके रिलेटेड कुछ पूछा होता और आप आर्टिकल 13 कोट करते चलता, आप गलत नंबर लिख के गलत कंटेंट समझा रहे हो, मतलब आर्टिकल 13 में जो कंटेंट है वो आपने लिखा नहीं, और जो कंटेंट लिखा है उसका जो आर्टिकल है वो नंबर आपने मेंशन किया नहीं, तो मार्क्स किस बेस पे देंगे, वो 0 हो जाएगा। तो आपको लॉजिकली चलना है कि जितना पूछा उतना लिखो और वो सारे पॉइंट्स कवर करो, उसमें मिसिंग होगा तो मार्क्स कट डाउन होते जाएंगे, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ध्यान रखना। चलो ये कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन नंबर 100 है। अब ईजीएम की बात हो रही है, ये बड़े सिंपल सेक्शन है, एक्चुअली में चैप्टर इतना टेक्निकल नहीं है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे आपको लैंग्वेज भी ईजी लगेगी। ईजीएम की बात कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो साल में कितनी बार बुलानी पड़ती है, ऐसा कुछ है मिनिमम क्राइटेरिया कंपलसरी कि साल में 2 बार 4 बार ईजीएम तो बुलानी पड़ेगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। ईजीएम इज लाइक एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब नीडेड है आप मीटिंग बुला लो, नहीं जरूरत है तो मत बुलाओ, एजीएम में ट्रांजेक्शन करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ईजीएम जो मीटिंग है यूजुअली वो कौन बुलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जब उनको लगता है कि हमें कुछ रिजोल्यूशन पास करवाने हैं मेंबर से तो भाई ईजीएम कंडक्ट कर लेते हैं। बट इसके और भी ऑप्शंस होते हैं ईजीएम के, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स है सारे मेंबर्स के सामने प्रेजेंट होने चाहिए। तो आप एज अ मेंबर, एक अकेला मेंबर नहीं, कुछ मिनिमम क्वांटिटी में, अगर आप सब लोग कंपनी के मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हो कि भाई हम सब चाहते हैं कि एक ईजीएम बुलाई जाए, हमारे पास बाकी मेंबर्स को पास ऑन करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है और हम कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं कंपनी के फ्यूचर के रिगार्डिंग, तो ऐसा होने पे
डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेंबर्स की जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाए। तो आप लोगों के कहने पे मैं सबको नोटिस भेज के मीटिंग कंडक्ट करवाने का काम करूंगा, ये मैनेजमेंट का रोल है। तो ईजीएम जो है वो बोर्ड खुद भी मैनेज कर सकता है और ईजीएम कुछ शेयर होल्डर्स के कहने पे भी अरेंज करवाई जा सकती है। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज है। तीसरे पॉइंट में ये बोला कि अगर मैनेजमेंट आप सबकी बात नहीं सुन रहा, आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया, मैंने बोला ठीक है देखते हैं, करवाते हैं मीटिंग, ये वो, एक पॉइंट तक आपने वेट किया लेकिन मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि ये लोग जो मीटिंग करवाना चाहते थे, इनको बोलते हैं रिक्विजिशनिस्ट। ये रिक्विजिशनिस्ट खुद से भी मीटिंग अरेंज करवा सकते हैं और इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ये लोग उठाएंगे, उसमें सबका डेटा नोट करेंगे, सबको इन्फॉर्म करेंगे, मीटिंग कंडक्ट करवाएंगे, तो मेहनत आपकी हो जाएगी। अब इसमें खर्चा भी तो होगा सब मेंबर्स को नोटिस भेजने में, वो खर्चा आप कंपनी से बाद में वसूल कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूँ तो आप खुद से भी मीटिंग अरेंज करने का इनिशिएटिव ले सकते हो। ये एक पॉइंट हो गया। तो 3 कंडीशंस हमने देखी। नॉर्मली तो बोर्ड बुलाता है, रिक्विजिशनिस्ट मुझे बोल के भी मीटिंग करवा सकते हैं, मैं ना बुलाऊं तो वो खुद भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। 4th पॉइंट बचता है एनसीएलटी। समझ आए? आप सबको लग रहा है कि इतने हजारों शेयर होल्डर है, हम कहाँ कॉन्टेक्ट करेंगे सबको और इतना मैनेज कैसे होगा? तो आपने क्या किया, सीधा एनसीएलटी में कंप्लेंट कर दिया कि भाई काम करो मत करवाओ। एनसीएलटी मुझे क्वेश्चन करेगा, मेरे पास ठीक जवाब नहीं होगा तो मुझे मीटिंग करवानी पड़ेगी। तो आपका काम आपके कहने पे अगर नहीं हो रहा है ना, तो आप एनसीएलटी को बोल के उनके थ्रू भी करवा सकते हो। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे यूजुअली एक ईजीएम वाले केस में होते हैं। अब इसके रिगार्डिंग इनकी थियरी देख लेते हैं क्या बोला। स्टार्टिंग में तो जो समझाया है बेसिक मीनिंग है, उसमें कुछ भी नया नहीं, मैं सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स ले रहा हूँ। क्या था ये? तुम्हारी आवाज थी या मोबाइल में से आ रही? हाँ तो ठीक है। अच्छा, वो जो मैंने आपको 4 कंडीशंस बोली उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। वो चारों कंडीशंस एक बार आप समझ लो यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला बाय द बोर्ड सुओ मोटो, खुद से वो मीटिंग बुला सकते हैं, दैट इज ओके। दूसरा, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, एन ईजीएम ऑफ अ कंपनी विच इज अ होल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मे बी हेल्ड आउटसाइड इंडिया। तो जो कंपनी है वो होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है और जिसकी सब्सिडरी है वो कंपनी खुद इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है। तो एक आउटसाइडर कंपनी, एक फॉरेन कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, उसकी होल्ली ओन्ड सब्सिडरी अगर इंडिया में है तो उसकी मीटिंग फिर भी इंडिया के बाहर हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है। उसका रीजन क्या है, होल्डिंग कंपनी इंडिया के बाहर है तो मेजोरिटी मेंबर्स तो इंडिया के बाहर के हुए। हो सकता है यहाँ पे उन्होंने सब्सिडरी ओपन की है लेकिन कोई इन्वेस्टर इंडिया में रहता नहीं है, तो एक ईजीएम करने के लिए सबको इंडिया तो नहीं बुला सकते। तो अलाउ कर दो कि इफ नेसेसरी वो इंडिया के बाहर मीटिंग कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं बोला है लेकिन ऑप्शन दे रखा है। अब मेंबर्स पे डिपेंड करता है कि उनको क्या कन्वीनियंट है, बट दोनों ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो था, बाय द बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के बोलने पे मीटिंग बुलाएंगे। अब इसमें ना ये चीज खास बोली है कि ये कलेक्टिव राइट है। राइट्स ऑफ मेंबर्स वाला आंसर आप याद करो, चैप्टर 3 पढ़ा था अपन ने, इंडिविजुअल राइट एंड कलेक्टिव राइट्स। मैंने बोला था कलेक्टिव राइट्स वो है जहां पे एक अकेला मेंबर कुछ नहीं कर सकता, कुछ मेंबर्स का साथ में कंसेंट होगा तो ये काम हो सकता है। ये उसी का एक एग्जाम्पल है कलेक्टिव राइट्स, और ये जरूरी भी है। किसी एक मेंबर को अगर ऐसा राइट दे देंगे ना कि कोई भी ईजीएम बुलाना चाहे तो इनिशिएट कर सकता है, तो कोई ना कोई तो ऐसा फ्री बैठा होगा। एक सरफिरा और एक वो वेला कैटेगरी होती है, वो काम धंधा नहीं है, बस वो भीड़ इकट्ठी करेगा, अपनी फालतू की बातें करेगा, और बातों में भी ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके लिए मीटिंग बुलाना वर्थ है। लेकिन वो क्या बोलेगा, मेरा राइट है, मैं बोर हो रहा हूँ क्या करूँ, ठीक है, मुझे एक बार मीटिंग बुलानी है। भाई लाइफलाइन मिली है तो यूज करूँ ना, जाने क्यों दूँ? तो मुझे एक बार वो लाइफलाइन यूज करनी है, तो हर साल में एक बार तो मीटिंग बुलाता ही हूँ। मीटिंग में कुछ भी टाइम पास करा रहा हूँ लेकिन मीटिंग बुलाऊंगा। तो सिर्फ अपना राइट यूज करने के चक्कर में सारे शेयर होल्डर्स का टाइम वेस्ट करेगा, तो जो बाकी के लोग आके कितनी गालियां देंगे उसको, और उसको नहीं दे पाए तो मैनेजमेंट को देंगे कि क्या रूल बना रखा है तुम लोगों ने, तुम्हारे चक्कर में हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। एक बार ऐसा बुरा एक्सपीरियंस होगा ना, अगली बार आप आओगे नहीं। कोई इंपॉर्टेंट मैटर होगा ना, बोले नहीं यार फिर कोई नया सरफिरा आ गया होगा, जानते भी है नहीं हम कौन पागल है, मीटिंग बुला रहे हैं, नहीं जाना है, आप उस पर ध्यान ही नहीं दोगे, तो ये ना पूरा जो पर्पस है ना वो फेल हो जाएगा। तो इसमें क्या कर दिया, कलेक्टिव राइट्स बोल दिए कि कुछ मिनिमम शेयर होल्डर्स या जो एक अच्छा अमाउंट ऑफ कैपिटल होल्ड करते हैं कंपनी में, वो लोग अगर इनिशिएटिव लेंगे ना तो ये मीटिंग हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। वो काउंटिंग देख लो, क्वांटिटी कितनी बोली है। एक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है वहां पे क्या बोला, एटलीस्ट 1/10 कैपिटल होल्ड करने वाले जो मेंबर्स हैं वो कलेक्टिवली अगर ऐसा रिक्वेजिशन देंगे तो ही बात होगी, अदरवाइज ऐसी मीटिंग उनके कहने पे नहीं बुलाएंगे। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर बोला 10% ऑफ वोटिंग पावर। ये हम समझते हैं शेयर कैपिटल है तो पेड अप शेयर कैपिटल का 1/10, अदरवाइज वोटिंग पावर का 1/10, दोनों में से जो एप्लीकेबल हो वो। अब किसी एक ही मेंबर के पास 1/10 शेयर हो सकता है ऐसा, अकेला मेंबर है लेकिन 1/10 से ज्यादा पेड अप कैपिटल है,
तो फिर वो बुलाएगा तो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। वो इतनी सारी कैपिटल होल्ड कर रहा है तो अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि समझदार होगा, बाकी फिर मीटिंग में आके देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैटर सेट आउट फॉर कंसिडरेशन इन रेक्विजिशन। वो तो बताना ही पड़ेगा ना क्या मैटर है, क्यों मीटिंग बुला रहे हैं, तो जो रेक्विजिशन कर रहा है वो बताएगा। अच्छा, टाइम पीरियड नोट कर लेना, टाइम पीरियड फॉर कॉलिंग द मीटिंग। जिस दिन रेक्विजिशनिस्ट ने, मेंबर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म किया कि भाई मीटिंग बुलाओ, उसके 21 डेज में उनको इनिशिएटिव लेके मीटिंग अनाउंस करनी पड़ेगी और टोटल 45 डेज में मीटिंग करवानी पड़ेगी, ये क्राइटेरिया है। तो 21 डेज बोला, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग। मीटिंग बुलाने के लिए प्रोसीजर इनिशिएट कर देना है और टोटल 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग करवा देनी है। दिस इज नॉट 21 + 45, दिस इज टोटल 45। डेट ऑफ रेफरेंस है जिस दिन आपने रिक्वेजिशन प्रॉपरली सबमिट कर दिया, वहां से ये टाइम काउंटिंग स्टार्ट हो गया। 21 दिन के अंदर अंदर नोटिस दे दो, अनाउंस कर दो और अगले मतलब टोटल 45 डेज के अंदर मीटिंग करवा दो, ये एक्चुअली नेसेसरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। अब मीटिंग रिक्वेजिशनिस्ट खुद बुला सकते हैं, थर्ड पॉइंट हो गया। तो मैंने आपको 4 ऑप्शंस बोले उसमें से। अब रिक्वेजिशनिस्ट ने आपको नोटिस दिया, एज अ डायरेक्टर बोला कि भाई मीटिंग बुला लो। 45 डेज वाली बात अभी देखी हमने, वो 45 डेज कब के निकल गए, कोई मीटिंग नहीं हुई। अब रिक्वेजिशनिस्ट को गुस्सा भी आ रहा है, बोला ये क्या तरीका है, डायरेक्टर्स को बोला। अब कभी हो सकता है कोई रीजन की वजह से नहीं हो पाया हो, बोला चलो थोड़ा और वेट कर लेते हैं, वापस उनको बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सब कर लिया। मैक्सिमम 3 महीने तक वो वेट करेंगे, टोटल 3 महीने। ये 45 डेज के बाद नहीं है, अगेन जिस दिन रिक्वेशन दिया था वहीं से। रेफरेंस पॉइंट अभी भी सेम है, 0 to 21, 0 to 45 एंड 0 to 3 months, एक ही रेफरेंस डेट बता रहा हूँ। 3 महीने हो चुके, अभी तक कोई बात आगे नहीं बढ़ी। अब रिक्वेजिशनिस्ट खुद से ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि अगर कंपनी के मैनेजमेंट को सपोर्ट नहीं करना है, कोई बात नहीं, मालिक तो हम है ना, मैनेजमेंट कैसे हमें इस तरीके से ओवरराइड करेगा, हम खुद मीटिंग बुलाएंगे। अब इसके लिए आप कंपनी का रजिस्टर ले लो, डेटा निकाल लो, ग्रुप बना लो व्हाट्सएप पे, और क्या, सबको मैसेज भेज दो, करो अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट जैसे आप कर सकते हो, मीटिंग कंडक्ट करवा लो। इसमें आपका जो भी खर्चा होगा बाद में कंपनी से क्लेम कर सकते हो। वो खर्चे की बात पहले ही क्लियर कर दी, अपने दिमाग में वही आता है, बोले सर इसमें इतना पैसा लगेगा, सबको नोटिस भेजेंगे, कोरियर करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, वो पैसे कौन देगा। फिर हम आपस में ही लड़ रहे हैं कि भाई कौन पैसा खर्च करे, आधे लोग रेडी नहीं है तो रिक्वेजिशन खुद ही पीछे हट गए। ऐसा नहीं होगा, आप पैसा अभी कोई खर्च कर भी रहा है ना, रीइंबर्समेंट का राइट आपको मिलेगा, कंपनी पैसा रीपे करेगी, ये क्राइटेरिया है। तो ये रीजन हो गया है कि क्यों रिक्वेजिशनिस्ट जो है वो खुद से एक्शन ले सकते हैं, ये बेसिक बात है। अब बाकी के पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टार्टिंग में तो 21 डेज 45 डेज की बात की, 3 मंथ्स तक वेट करेंगे वो बात हुई। सच रिक्वेजिशन शैल नॉट पर्टेन टू एनी आइटम ऑफ बिजनेस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड मैंडेटरीली थ्रू पोस्टल बैलेट। ये एक नया पॉइंट आया कि भाई जो भी आप उनको बोल रहे हो कि भाई मीटिंग क्यों बुलानी है, अगर वो पॉइंट पोस्टल बैलेट से पूरा हो सकता है या कंपलसरी है पोस्टल बैलेट, तो मीटिंग के पीछे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। पोस्टल बैलेट में हमने क्या देखा था, घर बैठे वोट करो, आने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के वोट कर सकते हो। इसमें अब रिमोट ई वोटिंग का ऑप्शन भी आ गया है, घर पे बैठ के आप लिंक पे क्लिक करके भी वोट दे सकते हो। फिजिकली लेटर पोस्ट करना भी कहाँ जरूरी है। तो जिन मैटर्स में कंपलसरीली पोस्टल बैलेट नेसेसरी है, वहां पे रिक्वेजिशनिस्ट को ये बोला कि आप शांत हो जाओ, पहले तो गुस्से में मत रहो कि भाई ऐसे कैसे मैनेजमेंट ने डिनाई कर दिया, अब तो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मीटिंग बुला के ही रहेंगे। ऐसा नहीं है, जो काम पोस्टल बैलेट से हो सकता है वो वैसे करवा लो ना, फिजिकल मीटिंग पे क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, खर्चा क्यों कर रहे हो। तो ये आपको सिर्फ एक आइडिया दे दिया उन्होंने अपना टाइम और एफर्ट बचाने का। रिक्वेजिशन फॉर कन्वीनिंग ऑफ ईजीएम, अगेन अगर रिक्वेजिशन दिया जा रहा है तो उसके अंदर आगे की टाइम लिमिट की बात हो रही है। द मेंबर्स में रिक्वेजिशन कन्वीनिंग एन ईजीएम बाय प्रोवाइडिंग सच रिक्वेजिशन इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एटलीस्ट 21 क्लियर डेज प्रायर टू द प्रपोज डेट ऑफ सच ईजीएम। तो जो भी एक्शन वो ले रहे हैं, सामने बाकी के मेंबर्स को आने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, नोटिस देंगे तभी वो आएंगे। तो नोटिस कितने दिन का देना पड़ेगा, 21 क्लियर डेज। क्लियर डेज का मतलब होता है कि जिस दिन मीटिंग है और जिस दिन उनको नोटिस मिला उसके बीच में 21 डेज होने चाहिए। आया समझ में। और नोटिस अगर बाई पोस्ट भेजते हैं तो उसके 2 एडिशनल डेज काउंट होते हैं फॉर डिलीवरी। स्पीड पोस्ट से जाएगा 2 दिन लगेंगे, तो 24 डेज हो जाता है। अगर आप ऐसे देखो ना, मीटिंग से पहले 21 दिन तो क्लियर देने, उसके 1 दिन पहले उनको नोटिस का जो डेट है वो भी अलग से, मतलब जिस दिन नोटिस मिला और जिस दिन मीटिंग है उसके बीच में 21 डेज। तो मीटिंग के पहले 21 और उसके पहले जिस दिन नोटिस मिला 22 और उसके 2 दिन पहले नोटिस डिस्पैच करना पड़ेगा, तो 24 हो गया। तो 24 डेज पहले आप नोटिस डिस्पैच करोगे, 2 दिन ट्रांजिट में लगेंगे, तीसरे दिन पहुंचेगा और उसके बाद 21 दिन, फिर उसके बाद अगला दिन मीटिंग का होगा। तो ऐसे एक्चुअली में 24 डेज हो जाते हैं। जब भी 21 क्लियर डेज बोला हो और कोरियर से भेजना है तो आइडियली 24 डेज पहले आपको डिस्पैच कर देना चाहिए। ईमेल कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है,
ईमेल कर रहे हो तो 21 क्लियर डेज के पहले जो दिन है ना, उसी दिन आप ईमेल कर दो, वो तो इमीडिएटली पहुंच जाएगा। तो उसमें फिर वो 2 डेज एडिशनल आपको काउंट करके नहीं चलने, फिजिकल लेटर में काउंट करके चलने। क्लियर? ये कैलकुलेशन कभी डेट वाइज आ जाता है, इसलिए मैंने वो 24 आपको पहले ही बता दिया ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्लियर डेज का अपना एक मतलब है। रीइंबर्समेंट वाला पॉइंट मैं क्लियर कर चुका हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट देखो, नोटिस शैल स्पेसिफाई, उसमें डेट और वो सब डिटेल्स होंगी, वो भी सेम पॉइंट। Resolution to be proposed, if it is a special resolution, notice shall be required to be given as per the given section। ठीक है, नोटिस के ऊपर साइन होना चाहिए रिक्विजिशनिस्ट का कि हम सब ने ये मीटिंग बुलाई है, सबका साइन होना जरूरी है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में क्या बोले? ओके, यहाँ पे ऑप्शन रखा हुआ है, अगर रिक्विजिशनिस्ट खुद मीटिंग बुला रहे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना जरूरी नहीं है। अगर वो चाहें तो मीटिंग में डायरेक्ट फेस टू फेस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों मीटिंग बुलाई है। पहले से स्टेटमेंट डिटेल, नोटिस में एजेंडा होगा लेकिन टेक्निकल डिटेल्स एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में नहीं होगी, चलेगा, वो अलग से बाद में वहीं पे समझा देंगे। बट जब मैनेजमेंट मीटिंग बुलाता है तो उनके लिए कंपलसरी होता है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, सर्विंग ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग। इसमें क्या नया है? द नोटिस ऑफ मीटिंग शैल बी गिवन टू दोज मेंबर्स हुज नेम्स अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी विद इन 3 days of the on which the requisitionist deposit with the company a valid requisition for calling EGM। ये तो फिर इनको खुद ही करना पड़ेगा ना। 3 days notice of the meeting shall be given to those members whose name appear in the register of members of the company within 3 days of the requisitionist deposit with the company a valid requisition for calling an EGM। ये टाइम लिमिट एक बार देख लेता हूँ किस सेंस में है, अभी एक बार उस पॉइंट को पेंडिंग छोड़ दो। नो मीटिंग कन्वीन्ड, ये तो सेम पॉइंट आ गया, वो 45 डेज वाला जो हमने पीछे भी देखा, जाने देते हैं उसको। मोड ऑफ गिविंग नोटिस, वही सारे कॉमन मोड, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, कुछ भी चलेगा। इसमें ये भी क्लैरिफाई किया कि एक्सीडेंटली अगर किसी मेंबर को नोटिस नहीं मिला तो इसकी वजह से पूरी मीटिंग को इनवैलिडेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब रिक्वेशनिस्ट खुद से एफर्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत गलती होने वाली है, तो इट इज ओके अगर आपको नोटिस नहीं मिल पाया, चलेगा, ज्यादा उसका टेंशन नहीं। और फोर्थ ऑप्शन जो मैंने बोला ट्रिब्यूनल वाला, ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट कर दो कि मैनेजमेंट मीटिंग नहीं करवा रहा हमारे बोलने पे। ट्रिब्यूनल क्या करेगी? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मैनेजमेंट को, रिक्विजिशनिस्ट को, एंड देन डिसाइड करेगी। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो गलती कर रहा है, मीटिंग बुलानी चाहिए, तो वो उनको डेडलाइन देके एक ऑर्डर इशू करेगा कि इतने दिन में मीटिंग करो और हमें अपडेट करो कि मीटिंग हो गई। आया समझ में? तो ये प्रोसीजर ट्रिब्यूनल की तरफ से होगा। टाइम लिमिट कुछ मेंशन किए? नहीं, एज इट डीम्स फिट बोला तो ठीक है, उनको जो टाइम लिमिट लगे वो उस हिसाब से दे सकते हैं, दैट इज ओके। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्लास मीटिंग्स वाला है। क्लास मीटिंग में समझा चुका हूँ, इसमें टेक्निकल कंडीशन नहीं है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी। बहुत ईजी आंसर है, वो आप एक बार लैंग्वेज पढ़ सकते हो। अगला आंसर भी आपको ऑलरेडी पता है, स्टार्टिंग में बताया था डब्ल्यूटी में। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, अभी पीछे आया था सेक्शन 114 के हिसाब से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वो यही सेक्शन है। वही मोर देन हाफ और 3/4 वाली जो कंडीशन है वो। वोटिंग के मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। वोटिंग के लिए शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मेथड, पोल, ये सब मेथड्स भी यूज होते हैं, बोला हुआ है। शो ऑफ हैंड्स का जो सिस्टम है वोटिंग का, उसमें मेंबर्स को हैंड रेज करना होगा। जो लोग रिजोल्यूशन के फेवर में है, इमीडिएट काउंटिंग हो जाती है, कितने फेवर में कितने अगेंस्ट में, और वैसे वोट काउंट होता है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है बाई पोल। अब शो ऑफ हैंड्स में क्या होगा ना, आप हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, बाकी सबको पता चल रहा है, ट्रांसपेरेंट वोटिंग हो गई है। अब इसमें वोटिंग इन्फ्लुएंस होता है शो ऑफ हैंड्स में, क्योंकि लोग एक दूसरे को प्रेशराइज करते हैं कि यार इसमें हाँ मत बोलना, ना मत बोलना, ये करना वो करना, ये सबके लिए अच्छा है, ऐसा वैसा, और पीछे पड़ जाते हैं। अब आजू बाजू जो बैठा है बोल रहा है नहीं नहीं ये फेवर में वोट मत करना, ना बोलना। शो ऑफ हैंड्स में पूछा, जो लोग फेवर में हैंड रेज करो, आपने हाथ ऊपर कर दिया, फिर क्या होगा? हो सकता है ऐसा। अब होता है ना, लोग कितनी बार इतना डोमिनेट करते हैं, जो बोल रहा हूँ वो करो, आपको समझा रहा हूँ ये वो, पीछे पड़ जाते हैं। तो आप है ना, फिर अब सबका अपना अपने नेचर है, कोई बोले यार छोड़ यार ये दिमाग खाएगा, नहीं वोट देना, बस ना बोल रहा है तो ना बोल देते हैं। वोट इन्फ्लुएंस हो गया ना, आपको बात समझ आ रही थी कि यस बोलना चाहिए, आप दूसरे की बात में आके नो बोल रहे हो, तो उससे वोट जेन्युइन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? पोल वाला। पोल मतलब वो बैलेट बॉक्स में नहीं होता, चिट्ठी में लिख के आप बैलेट बॉक्स में डाल दो जो भी आपका वोट है, सीक्रेट वोटिंग हो गई। अब इसमें किसने हाँ बोला किसने ना बोला पता ही नहीं चलेगा, और ऐसी वोटिंग में ज्यादा मजा आती है, पता है ना? कहीं पे भी ऐसा वोट हो रहा हो और सीक्रेट वोटिंग हो रही हो कि पता नहीं चलेगा किसने क्या वोट दिया, तब मालूम पड़ता है सबके रियल इंटेंशन क्या है। तो कौन सा कैंडिडेट फेवरेट चल रहा था और कौन सा वाला जीत गया, वो तभी मालूम पड़ेगा।
तो ऐसे वोटिंग में तो कुछ अलग ही रिजल्ट आता है, और एक्चुअल में वोटिंग वैसे ही होना चाहिए जहाँ पे सब फ्रीडम हो कि आप अपना राइट एक्सप्रेस करो जो भी आप बोलना चाहते हो, और कोई आपको प्रेशराइज ना कर पाए। अब ये जो पॉइंट है पोल वाला, इसमें अब एक ऑप्शन आ गया बैलेट बॉक्स के बदले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, वो जो अपना केबीसी में नहीं होता ऑडियंस पोल वाला। ऑडियंस भी खतरनाक होती है कभी कभी, है ना, कभी कभी कंटेस्टेंट की बैंड बजा देती है। मतलब इतना इजी क्वेश्चन होगा, उसमें कंटेस्टेंट को तो नहीं आ रहा है, वो तो चलो ठीक है, ऑडियंस में भी मेजोरिटी लोग गलत जवाब दे रहे हैं, तो बहुत बार वो भी रॉन्ग हो जाता है। अब कंटेस्टेंट को कैसा लग रहा होगा अगर ऑडियंस पोल रॉन्ग हो जाए और वो बेचारा हार जाए, बोले इतने सारे लोगों में दिमाग नहीं है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था क्वेश्चन, यहाँ बैठा हूँ मैं टेंशन में हूँ, तुम लोग तो सही जवाब दो कम से कम। तो कोई राइट आंसर नहीं दे रहा। वो जो उनके पास डिवाइस होता है ना, कि वो वोट करते हैं तुरंत से और वो इलेक्ट्रॉनिकली काउंट हो जाता है, तो वो ई वोटिंग सिस्टम जो है कंपनीज में भी वैलिड है। तो बैलेट बॉक्स के बदले आप ये भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। पार्लियामेंट में भी यूज होता है, देखा जो वोटिंग हो रही होती है पार्लियामेंट में बिल के लिए, तो सारे जो मेंबर्स हैं उनके टेबल पे बटन होता है, आप बटन प्रेस करो, 10 सेकंड्स का टाइमर चलता है, उसमें आप बटन प्रेस कर दो, आपका वोट काउंट हो जाएगा। तो स्क्रीन पे आ जाता है कि कितने वर्सेस कितने हैं, कितनों ने येस बोला, कितनों ने नो, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली इमीडिएटली काउंट हो जाता है। तो ये सब चीजें होंगी। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन तो पोस्टल बैलेट, जो भी मैंने बताया, घर पे बैठ के वोट करो, ये सब ऑप्शंस रहेंगे। 115 आज का टॉपिक नहीं है, बाकी फिर नए टॉपिक कल ही देखेंगे बस।